बरनाला के नॉर्थ से ये एक्सप्रेस वे निकल रहा है, ठिकरीवाल हो गया, उसके बाद ये सहना गांव आ गया, और सहना मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पे एमआर आ गया, ये टीडीआई आ गया। अब एमआर के अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ 108 109 में, समय 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, जब चंडीगढ़ शहर बनाने के लिए साइट सिलेक्शन किया गया तो उस समय उन्होंने एक ही चीज देखी थी कि चंडीगढ़ इसे 4 लेन हाईवे को 8 लेन बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट जब निकाला तो वो लगभग 8000 करोड़ रुपए से भी। दोस्तों आने वाले समय में ट्राई सिटी एरिया को एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने जा रही है, चाहे वो 5500 एकर्स का रेट्रोपोलिस हो, नई रेलवे लाइन हो, आईटी सिटी, कार्गो रोड, भारतमाला रोड, या फिर पीआर 9, 8, 11, 12, 6 जैसे इंपॉर्टेंट रोड्स ही क्यों ना हो, लिस्ट काफी लंबी है। ये सब प्रोजेक्ट्स मोहाली एरिया को खास करके ट्राई सिटी का सबसे अहम शहर बनाने जा रहे हैं। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के इन्वेस्टर्स का मोहाली की तरफ झुकाव बढ़ा है और वो मोहाली में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाला एक और प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे भारतमाला फेस 1 के तहत बनाए जा रहे मोहाली बरनाला इंटर कॉरिडोर की, जिसे पंजाब एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जा रहा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, इसीलिए लोकल बोलचाल में इस रोड को भी भारतमाला रोड ही कहा जाने लगा है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या क्या हैं, किन किन लोगों को, किन किन शहरों को इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, मोहाली के किन एरियाज में नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनने जा रही हैं इस रोड की वजह से, और हमें चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हो, कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट हमारी इन्वेस्टमेंट को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिल सके। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में जानेंगे उन एरियाज में आज की डेट में लैंड के प्राइजेस क्या हैं। सो एंड तक आप ये वीडियो देखिए सो दैट आप पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकें। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जरूरत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज पंजाब का जो भी ट्रैफिक, खास करके पंजाब के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला और पटियाला, या फिर हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, या फिर राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ से चंडीगढ़ की तरफ आता है, वो सारा का सारा ट्रैफिक नेशनल हाईवे नंबर 7 से होकर आता है। मैं अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाऊं, ये देखिए, ये अपना ट्राई सिटी का एरिया आ गया। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे नंबर 7 की लाइन। आप देखिए यहां पर आप शहरों को भी देख पा रहे हैं, बठिंडा आ गया आपका, रामपुरा फूल, उसके बाद यहाँ पे मानसा, भीखी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मंडी डबवाली, मलौट, श्री मुक्तसर साहिब आ गया, और इसके बाद आपको राजस्थान के शहर देखने को मिलते हैं। ये जितना भी ट्रैफिक यहाँ से आता है वो सारा का सारा बठिंडा होते हुए या फिर भीखी होते हुए, आप देखिए जो इधर फतेहाबाद से ट्रैफिक आता है वो भीखी होते हुए यहाँ से संगरूर और यहाँ से पटियाला होकर सारा का सारा ट्रैफिक नेशनल हाईवे नंबर 7 से होकर पटियाला, राजपुरा से चंडीगढ़ पहुंचता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो देखिए, चंडीगढ़ से पटियाला का जो करंट ट्रैफिक है वो 40,000 पीसीयू को क्रॉस कर चुका है, यानी कि हर दिन इस रोड पर, चंडीगढ़ पटियाला रोड पर हमें 40,000 से ज्यादा व्हीकल्स गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जबकि ये 4 लेन का ही एक्सप्रेसवे है और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 25,000 की है, यानी कि हर दिन इस रोड पर केवल 25,000 ट्रैफिक होना चाहिए, 25,000 व्हीकल्स इससे गुजरने चाहिए। लेकिन आज की डेट की सच्चाई ये है कि ऑलमोस्ट डबल ऑफ द ट्रैफिक जो इसकी कैपेसिटी है, उससे डबल ट्रैफिक इस नेशनल हाईवे नंबर 7 से गुजरता है। यही वजह है कि इस रूट पर हमें मल्टीपल कंजेशंस देखने को मिलती हैं, चाहे वो राजपुरा का गगन चौक हो या फिर और एरियाज इसमें शामिल हैं। हालांकि सरकार ने पहले इस 4 लेन नेशनल एक्सप्रेसवे, जिस नेशनल हाईवे जो कि नेशनल हाईवे नंबर 7 है, इसे 8 लेन का बनाकर ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने की प्लानिंग की थी। लेकिन उसमें 2 मेजर इश्यूज निकल कर आए। पहला इशू तो ये निकल कर आया कि जो चंडीगढ़ से राजपुरा के बीच में और खास करके पटियाला का बीच का जो हाईवे है, इस पे काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुकी है। इसके दोनों तरफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। हम सब जानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो चितकारा यूनिवर्सिटी हो या फिर ज्ञान सागर यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इस रूट पे बन चुके हैं जो कि रोड के साथ लगे हुए हैं। बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे डेवलप हो चुका है, बहुत सारे कमर्शियल एरियाज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और राजपुरा में जब ये हाईवे एंटर करता है तो राजपुरा का तो सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया इसी नेशनल हाईवे के जस्ट ऊपर बना हुआ है। ऐसे में
ये सब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया नहीं जा सकता है। दूसरा ये कि जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एग्जिस्टिंग 4 लेन के हाईवे को नेशनल हाईवे जो नेशनल हाईवे 7 है, इसे 4 लेन हाईवे को 8 लेन बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट जब निकाला तो वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकल कर आया। जबकि नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाने की जो कॉस्ट निकल कर आई वो केवल 5,000 करोड़ रुपए निकल कर आई। इन दोनों ही वजह से सरकार ने नया एक्सप्रेसवे बनाने की डिसीजन ली और उसी वजह से आज हम ये नया एक्सप्रेसवे आता हुआ देख रहे हैं। अब इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से फायदा क्या होगा? तो देखिए, जो भी ट्रैफिक बठिंडा से आता है, बरनाला से आता है, या जो भी ट्रैफिक संगरूर और इन एरिया से आता है, खास करके श्री मुक्तसर साहिब से आ गया, या फिर आपका मैं अगर बात करूं राजस्थान से जो भी ट्रैफिक आता है, उन्हें नेशनल हाईवे 7 लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सारा का सारा जो ट्रैफिक होगा वो बरनाला से डायरेक्ट मलेरकोटला होते हुए, सरहंद होते हुए और चंडीगढ़ आ जाएगा। और ये जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे 7 है, ये पटियाला, राजपुरा और संगरूर इस एरिया के लिए, समाना इन एरिया के लोगों के लिए फ्री हो जाएगा। सो बेसिकली जो ट्रैफिक भटिंडा और राजस्थान से या फिर मुक्तसर साहिब से आता है, वो सारा का सारा ट्रैफिक अब नए हाईवे से या जो नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उससे होकर सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। सबसे पहले पंजाब एक्सप्रेसवे की रूट अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए 135 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होने जा रहा है, जो कि मोहाली से बरनाला के सहना गांव के बीच में बनाया जा रहा है। मैं अगर आपको मैप पे दिखाऊं तो मैप पे आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये अपना ट्राई सिटी एरिया आ गया, चंडीगढ़ आ गया, मोहाली आ गया। अब मोहाली में ये शुरू कहां से हो रहा है अगर मैं आपको वो बताऊं तो ये आ गया आपका सेक्टर 109। सेक्टर 109 जो एमआर का सेक्टर है वो आप यहां पे देख रहे हैं, और ये आ गया सेक्टर 110 जो कि टीडीआई सेक्टर है, और यहां पे आ गया आपका सेक्टर 97, 107। तो इन चारों सेक्टरों के बीच से ये जो आपका हाईवे है, ये एक्सप्रेसवे है, बेसिकली ये शुरू होगा। और यहां से निकलकर अगर मैं इसको एक बार पूरा मैप अलाइनमेंट आपको दिखा दूं तो यहां से निकलकर ये देखिए, ये रास्ते में जो आपका गमाडा एक्सप्रेसवे है, या फिर जिसे हम भारतमाला एक्सप्रेसवे भी कह रहे हैं, जो मोहाली कुराली बाईपास है, सबसे पहले तो मछली कलां खुर्द में यहां पर ये जो है इस एक्सप्रेसवे को इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर इंटरसेक्शन और इंटरचेंज पॉइंट बनाया जा चुका है। उसके बाद लगभग 28 गांवों से क्रॉस करता हुआ ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है, ये फर्दर यहां पर नेशनल हाईवे नंबर 1 जो हमारा दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है उस पे आकर ये जुड़ेगा। सो यहाँ पर रास्ते में 28 गांव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 28 गांव की अगर मैं लिस्ट आपको दिखाऊं, जिन लोगों का इंटरेस्ट हो इन 28 गांवों में, वो लिस्ट भी आप देख सकते हो। वो लिस्ट दिखाने का कारण है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, तो ये 28 गांव की लिस्ट आप यहाँ पे देखिए। इसके आसपास आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। अगेन ये 28 गांव आ गए जिनसे मोहाली से सरहंद का जो सेक्शन है वो गुजर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूरी की पूरी रूट अलाइनमेंट देखते हैं। फर्दर ये जो रूट अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों कि सरहंद के इस एरिया से, ये सरहंद पूरा शहर आ गया आपका, सरहंद से राजपुरा वाला जो रूट है, बिल्कुल यहां से लगभग 5-1 किलोमीटर दूर है सरहंद शहर से ये हाईवे, और यहां से ये फर्दर आगे बढ़ जाता है और मलेरकोटला की तरफ ये हाईवे चला जाता है। सो यहां से आप देखिए पूरी की पूरी रूट अलाइनमेंट आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये सारे के सारे यहाँ से एरिया से गुजरता हुआ यहाँ पर आप देखिए ये गांव आ गया जल्ला। इसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे गांव हैं, अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो वो सारे गांव भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी इसकी पूरी की पूरी रूट अलाइनमेंट अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से वो मिलती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। देखिए उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टेट हाईवे 12A को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ते हैं और एक गांव आता है मानकपुर, जो कि आपका गांव आता है मलेरकोटला में। मलेरकोटला में मानकपुर गांव में एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के साथ। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो, ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की येलो लाइन है। इस जगह पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है जहां पर ये हाईवे आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। आप एक बार दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप
मोहाली से चले थे, मोहाली से चलकर मलेरकोटला पहुंचे, मलेरकोटला पहुंचने के बाद आप सीधा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे लेकर जम्मू की तरफ निकल सकते हो, या फिर नकोदर से आपको पता होगा अमृतसर जाने का भी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से प्रोविजन बनाया जा रहा है। सो ये यहां से आपका इसका रूट हो गया। अब इसको फर्दर लेकर चलते हैं, इसी एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट को, पंजाब एक्सप्रेसवे की अलाइनमेंट को। आप देखिए बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर, शेरपुर हो गया, हथन हो गया, उसके बाद कतरों हो गया, उसके बाद आप यहां पर देखिए बरनाला के नॉर्थ से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, बरनाला के नॉर्थ से ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, ठिकरीवाल हो गया, उसके बाद ये सहना गांव आ गया, और सहना गांव में इस जगह पर आकर ये एक्सप्रेसवे खत्म होता है। टोटल ये जो एक्सप्रेसवे मोहाली से सहना गांव तक का जो एक्सप्रेसवे है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर के आसपास का होने वाला है। 135 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, मोहाली के इन सेक्टर से शुरू हो रहा है, और यहां तक आप देख पा रहे हैं 135 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यहां से आगे एक नया एक्सप्रेसवे आ रहा है जो कि लुधियाना, यहां पे मैं आपको और दिखा देता हूं क्लैरिटी से। आप देखिए लुधियाना से एक एक्सप्रेसवे आने वाला है, यहां से इस तरह से एक एक्सप्रेसवे आएगा लुधियाना से, जो कि बरनाला तक जाएगा, लुधियाना से आएगा और बठिंडा तक जाएगा। बठिंडा का ये जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये अजमेर लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है भारतमाला योजना के तहत, उसी का पार्ट है। अपना पंजाब एक्सप्रेसवे इसमें आके मर्ज हो जाएगा, और यहां से आप बठिंडा और उसके बाद आगे राजस्थान में निकल सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा रूट अलाइनमेंट जो आपने देखा। और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए लगभग 200 फीट वाइड ये हमारा पंजाब एक्सप्रेसवे होने वाला है, 200 फीट वाइड 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। और अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, हर कोई इस पे नहीं घुस सकता, जहां से एक्सेस पॉइंट होंगे वहीं से आप इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियों के दौड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया गया है, जिससे बठिंडा और मोहाली के बीच का जो सफर है वो लगभग 35 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। और अगर मैं समय की बचत की बात करूं तो लगभग 2 से ढाई घंटे का समय आने वाले समय में बच जाएगा, जो लोग बठिंडा से मोहाली या फिर मोहाली से बठिंडा जा रहे हैं। एक साइड में आप लगाकर चलें कि 35 किलोमीटर आपका शॉर्ट होने वाला है सफर। अगर मैं आने जाने की बात करूं तो जो आपका ट्रेवल टाइम है वो लगभग 4 घंटे बचेगा, और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कम ट्रेवल करना पड़ेगा। इससे पूरी ओवरऑल जो वीओसी है यानी कि व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसमें भी भारी कमी हमें देखने को मिलेगी। आज की डेट में अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करूं तो पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाई गई है वो है 5200 करोड़ रुपीस। इस प्रोजेक्ट में सर्विस रोड आज नहीं बनाए जा रहे, लेकिन आने वाले समय में बनाए जा सकें उसके लिए सर्विस रोड के लिए स्पेस जरूर छोड़ी जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेसेस में डेवलप किया जा रहा है, जिसका फेज 1 जो है, यहां पर जो आप हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हैं, फेज 1 आपका मोहाली से, आप देखिए मोहाली से सरहंद तक का होने वाला है। फेज 1 को अगर हम यहाँ पर हाईलाइट करें तो ये जो आप ऑलरेडी ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये फेज 1 का एरिया होने वाला है मोहाली से सरहंद। और आज की डेट में लगभग लगभग 80% इसका काम पूरा हो चुका है। मिड 2026 यानी कि आने वाले साल के मिड मिड तक ये जो फेज 1 है, मोहाली सरहंद का जो फेज 1 है, ये शुरू भी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे पहला फायदा यही होगा कि आज जो लांडरा से सरहंद वाला जो रोड है उस पे काफी ज्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिलता है। वो जो रोड है उसकी उसको एक थोड़ा सा सांस मिलेगा कहने का मतलब, और ये जो रोड है इस पे आपका ट्रैफिक बर्डन कम हो जाएगा। फेज 2 की अगर मैं बात करूं, फेज 2 आपका सरहंद से शुरू होता है और सहना तक, ये है पूरा का पूरा फेज 2। ये फेज 2 हो गया, ये फेज 1 हो गया। फेज 2 मोहाली के सॉरी सरहंद से शुरू होता है और सहना गांव तक, बरनाला के सहना तक बनाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो फेज 2 है ये लगभग 108 किलोमीटर का है, जबकि फेज 1 जो है वो लगभग 27 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। सो फेज 1 जो कि मोहाली से सरहंद तक का है ये लगभग 27 किलोमीटर, और फेज 2 ये जो है लगभग 108 किलोमीटर का बनाया जा रहा है।
फेज 2 को भी फर्दर 2 पैकेजेस में डेवलप किया जाना है। अगर मैं फेज 2 को ही फर्दर डिटेल में बात करूं तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि इसके 2 पैकेजेस भी कौन से होने वाले हैं। सबसे पहले मैप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट इजीली समझ आ जाए। अब देखिए, फेज 2 के अगर मैं दोनों पैकेजेस की बात करूं तो इसका जो पहला पैकेज होगा वो सरहंद से लेकर मलेरकोटला तक का होगा, ये पैकेज 1। हम बात कर रहे हैं फेज 2 के पैकेज 1 की। ये फेज 2 पूरा का पूरा फेज 2 ये हो गया। इसका पैकेज 1 हो गया लगभग 52 किलोमीटर लंबा, सरहंद से लेकर आपका मलेरकोटला तक, ये पैकेज 1 हो गया। और मलेरकोटला के इस जगह से जो आपका ये आपका दिल्ली कटरा का एक्सप्रेसवे है, यहाँ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है माणकपुर जो गांव है, इस जगह से लेकर सहना गांव तक इसका पैकेज 2 होगा। ये पैकेज 2 होगा जो कि लगभग 55 किलोमीटर लंबा होने वाला है। ये आपका पैकेज 2 ऑफ फेज 2। सो ये दोनों पैकेजेस को यहां पर 2 पैकेजेस में बनाया जा रहा है बेसिकली फेज 2 को। और इसकी प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीपीपीएसी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी है, उनकी तरफ से इस पूरे के पूरे पैकेज 2 को हरी झंडी मिल चुकी है। सरकार की तरफ से अब पैकेज ये फेज 2 के लिए लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो चुका है। पूरी की पूरी जो लैंड मार्किंग है, रूट मार्किंग है, उसका काम ऑलरेडी हो चुका है एंड लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन की भी अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन का समय आ चुका है जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। तो ये हुई पूरी की पूरी हमारी इस आपके अलाइनमेंट की बात। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो जाएगा इस फेज 2 के लिए, उसके बाद सरकार टेंडर निकालेगी और टेंडर जैसे ही कंसेशनियर कंपनीज को मिलेगा, उसके 2 साल के अंदर अंदर उन कंपनीज को इस पूरे के पूरे पैकेज को भी कंप्लीट करने का टारगेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से किन किन रीजन्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जिन डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोजेक्ट होकर निकलने वाला है, चाहे वो सरहंद डिस्ट्रिक्ट हो, पटियाला हो गया, आपका मलेरकोटला हो गया, अब बरनाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, डेफिनेटली इन डिस्ट्रिक्ट्स को तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेनिफिट? सबसे पहले तो इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। उसमें चाहे हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि भाई धुरी जैसे हो गया, एक मेजर फूड प्रोसेसिंग कंपनी यहाँ पे, बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो बासमती को एक्सपोर्ट करती है। इस तरह का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम हमें देखने को मिलता है। लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, अब मलेरकोटला हो गया या फिर बरनाला, इस एरिया में जो टूरिज्म सेक्टर है यहाँ पे, चाहे सरहंद हो गया, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली ट्राई सिटी एरिया की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी किसी वीडियो में पहले भी कहा था कि भाई जब चंडीगढ़ के लिए साइट सिलेक्शन की गई थी, साइट सिलेक्शन करते समय 1950 की मैं बात कर रहा हूं, जब चंडीगढ़ शहर बनाने के लिए साइट सिलेक्शन किया गया तो उस समय उन्होंने एक ही चीज देखी थी कि चंडीगढ़ के नॉर्थ में पहाड़ आ गए, शिवालिक आ गई, चंडीगढ़ के वेस्ट में यहाँ पे पटियाला की राव आ गई, चंडीगढ़ के ईस्ट में सुखना चो आ गया। तो उन्होंने उस समय की जो कमेटी थी उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ जो है वो साउथ डायरेक्शन में ही ग्रो करे। चंडीगढ़ ना तो नॉर्थ में ग्रो होना चाहिए, ना ईस्ट में, ना वेस्ट में। सो चंडीगढ़ को वो चाहते थे हमेशा कि साउथ में ही ग्रो करे। ठीक उसी तरह एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि मोहाली भी साउथ में ग्रो करने वाला है। साउथ में ग्रो करने का मतलब ये हो गया कि जो आपका ये रीजन है पूरा का पूरा, मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, जो मोहाली है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मोहाली सरहंद और राजपुरा की ये जो एक्सिस है इस डायरेक्शन में ग्रो करता हुआ हमें नजर आएगा। और इस डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा, उसका एक जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमें इस एक्सप्रेसवे के रूप में देखने को मिल रहा है। ये एक्सप्रेसवे उस एंटिसिपेशन को बेसिकली बल दे रहा है, मजबूती दे रहा है कि आने वाले समय में मोहाली भी इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अब स्पेसिफिकली जो लोग 40-40 साल से इस एरिया में लैंड डीलिंग का काम कर रहे हैं, लैंड सेल परचेज का काम कर रहे हैं, उनका कन्वेंशनल विजडम भी इस बात की तरफ जोर देता है कि भाई इस एरिया में हमें आने वाले टाइम में मोहाली ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस एरिया में चाहे आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें या फिर ज्यादा करें, कोई नुकसान नहीं है। अगर स्पेसिफिकली सेक्टर्स की मैं बात करूं तो देखिए,
गिने चुने सेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट इस पूरे पूरे एक्सप्रेसवे से मिलने वाला है, जिनको मिलेगा। उसमें चाहे मैं सेक्टर 108, 109 एमआर हो गया, टीडीआई हो गया 110, 111 में, या फिर 106, 107, 97, इनमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स आपके यूनिटेक के हैं, डायरेक्ट बेनिफिट इन सेक्टर्स को आने वाले समय में मिलने वाला है। थोड़ा सा इन सेक्टर्स के अगर मैं स्पेसिफिक डिटेल में भी आपको लेके चलूं, तो देखिए हम जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मैं आपको वैसे यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका गमाडा का मोहाली का मैप आ गया, लेआउट आ गया। अब यहाँ से ये आपका 111 सेक्टर आ गया, ये 110 सेक्टर आ गया, ये 109 सेक्टर आ गया। जो हमारा गमाडा, ये आपका पंजाब एक्सप्रेसवे है, वो ये निकल रहा है। ये यहाँ पर पंजाब एक्सप्रेसवे का रूट रहने वाला है। और ये आपका 107 सेक्टर आ गया, 106 सेक्टर, 97 सेक्टर। ये 4-5 सेक्टर्स हैं यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट पाने वाले हैं। चाहे मैंने आपको जैसे कहा कि यहाँ पे एमआर आ गया, ये टीडीआई आ गया। अब एमआर के अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ, 108, 109 में आज की डेट में 80 से 85 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्राइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। टीडीआई की अगर मैं बात करूँ, टीडीआई 111 और 110 के जो प्राइजेस हैं उसकी मैं रेंज आपको बताता हूँ। लगभग 65,000 रुपीज से लेकर हमें 75-80,000 रुपीज तक के प्राइजेस टीडीआई में भी देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ये वेरी कर सकते हैं। अगर मैं इन तीन सेक्टर्स की बात करूं, इन तीन सेक्टर्स में 106, 107 और 97 सेक्टर, इन तीनों में हमें जो सबसे बड़ा प्लेयर देखने को मिलता है वो है यूनिटेक। यूनिटेक के ये तीनों सेक्टर्स में अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं, तो यहां पर दो ही साइजेस के मेजर प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। या तो 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है या फिर 360 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। और अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, तो 500 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है इन तीनों सेक्टर में लगभग 3 करोड़ रुपए से शुरू हो जाता है। और बड़े प्लॉट्स यहाँ पे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं। एक सबसे और अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड आने वाला है, ये आने वाले समय में आप देखिए इस तरह से 87 सेक्टर तक जाएगा। और ये 87 जो सेक्टर है, ये वही सेक्टर है जिसे सेक्टर 17 ऑफ मोहाली की तर्ज पे एक कमर्शियल सेक्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब आप सेक्टर 17 मोहाली से अगर वाकिफ हैं, तो आपने देखा होगा कि सेक्टर 17 मोहाली के साथ में रोज गार्डन बनाया जा रहा है। अगर वहां रोज गार्डन है तो यहां क्यों ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि ये जो ग्रीन एरिया यहां पर है, ये जो कि सेक्टर 97 का पार्ट आ जाता है, यूनिटेक के साथ वाला एरिया आ गया। यहां पर भी मोहाली रीजन का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जिसे अर्बन फॉरेस्ट सिटी पार्क के नाम से भी जाना जा रहा है, ये यहाँ पर सेक्टर 97 में डेवलप किया जा रहा है। और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो आपको 97 और इस सेक्टर में यूनिटेक में बेसिकली एक बहुत बड़े क्रिकेट स्टार का घर भी देखने को मिलता है। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप क्रिकेट स्टार के पड़ोसी बन सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगा कि किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें वहां पे ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट को बहुत हार्ड अर्न मनी है, बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट से बात किए कहीं पे भी आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। हमेशा वहां पे खुद की ड्यू डिलिजेंस भी करें। पास्ट रिकॉर्ड कैसा डेवलपर का रहा, प्रेजेंट कैसा है, कौन उस पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले सेशन में फिर मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।